हाँ जी बच्चों, गुड मॉर्निंग एवरीवन। हाँ बच्चों, तो मैंने एक काम कहा था, आपको याद है? ओके, क्या सोचा फिर बताओ? हाँ, एक तो मुझे ये लगता है, यस कुणाल ठीक कह रहे हो कि थोड़ा अनम्यूट करके ज्यादा बोला करो, है ना? सिर्फ चैट पे मत रिलाई किया करो, खुद से अनम्यूट करके बात करते रहा करो। बिल्कुल। और बताओ गुरसाहिल, क्या सोचा आपने? मतलब डिस्कशन वो फन क्लासेस वगैरह क्लास में। तो चलो वंस इन अ वाइल ही होगी ना। डिस्कशन क्लासेस में भी मतलब सारे शांति रहते हैं जैसे। क्या कह रहे हो, फिर बोलो। डिस्कशन क्लासेस में भी सारे शांति रहते हैं मतलब। हाँ केमिस्ट्री की डिस्कशन क्लास में जैसे मतलब सारे मतलब अनम्यूट होते हैं, क्या रहते हैं कुछ ना कुछ। हाँ, तो यस मतलब ये होना चाहिए कि डिस्कशन क्लास में आप अनम्यूट होके रहा करो। ठीक है, चलो ये अब से सेकंड पॉइंट है कि डिस्कशन क्लास में हर कोई अनम्यूट रहेगा। कैमरा ऑन रखने के बारे में क्या ख्याल है आपका? वो मना क्यों कर रहे हो भाई? ऑन करके मना कर। कौन मना कर रहा है? वरुण मना कर रहा है। वरुण ऐसा लग रहा है कि जैसे मे भी कुछ ऐसा कि बिना ना आया कुछ ऐसी क्लास लगाता है, तो इसलिए चाहता नहीं। क्यों वरुण? वरुण अभी उठा है, वरुण को उठाया गया है धक्के से कि लगा ले भाई क्लास। तो यही तो मैं कह रहा हूँ, इसी चीज में ही तो फर्क पड़ेगा। अगर कैमरा कंपलसरी होगा तो अपने आप मतलब सब लाइन पे आएंगे,
यस सर, कंपल्सरी कर दो आप। ट्राई करते हैं कुछ दिन, ठीक है, कोई बुराई नहीं है, मतलब अटेंटिवनेस बढ़ती ही बढ़ती है। मतलब और बोथ साइड्स, मतलब आपकी भी और टीचर की भी, दोनों में फर्क पड़ता है। चलो ये ट्राई करते हैं। एक आप बताओ, मतलब मैंने ना जैसे कई बार मैं ही जब वीडियो देख रहा होता हूँ, मुझे ऐसा लगता है कि जैसे मैं जो लिख रहा होता हूँ वो बड़ा स्लो स्लो सा आपके सामने आ रहा होता है, क्या ऐसा है? अच्छा, जैसे मैंने ना थोड़ा सा आज ट्राई किया है, मैं आपको अभी दिखाऊंगा। जैसे मैंने आज ना मतलब एक पीपीटी बनाई हुई है कि मतलब वो आपको डायरेक्टली दिखेगा, तो वो मुझे बताना कि वो सिस्टम बेटर है या क्या है। जिसने कैमरा ऑन नहीं किया वो क्लास से बाहर, इसमें क्या मुश्किल है? हाँ मेरी भी ऑन होएगी, यस। चलो स्टार्ट करते हैं। एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी। सर जो ऊपर क्वेश्चन किया हमने उसकी सर इलेक्ट्रिक फील्ड बता दो एक बार। कौन से वाला? यही सर। हम्म ये इनफाइनाइट वायर हो गई, मतलब इनफाइनाइट चार्ज हो गया। हाँ जी तो इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड तो वही होगी ना जो हमने पहले लिखा था केस। सर, यहाँ ये एंगुलर सरफेस है ना, वहाँ पे पॉइंट था। क्या कह रहे हो यहाँ पे? सर वो किसी पॉइंट पे थी ना। हाँ तो आप इस रेक्टेंगुलर सरफेस पे हर पॉइंट, कोई ना कोई पॉइंट लेते रहो, तो हर पॉइंट पे फील्ड वो होगी तो राइट को ही ना। ओके ओके, ऐसे करना पड़ेगा, ठीक है। हम्म सर तो और हर पॉइंट पे जीरो है तो टोटल जीरो हो ही जाएगा। सर जब अपना इलेक्ट्रिक फील्ड ओनली परपेंडिकुलर होती है सर, तब चार्ज मूव कर नहीं सकता। क्या जब इलेक्ट्रिक फील्ड? सर जब हमने वो गेम देखा था कंडक्टर वाला, हाँ 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 उसमें हमने बोला नहीं था कि सारा मतलब परपेंडिकुलर ही होती है इलेक्ट्रिक हाँ, फील्ड। मतलब कंडक्टर की सरफेस के अलोंग नहीं मूव कर पाएगा ना। तो सर पर फिर मूव तो कर पाएगा। कैसे करेगा मूव? मतलब सरफेस के पैरेलल अंदर तो को। है नहीं कुछ। हाँ जी। अंदर। अगर सरफेस के परपेंडिकुलर करेगा तो फिर वो नॉर्मल रिएक्शन आ जाएगा। मतलब सरफेस के अंदर जा नहीं सकता, नॉर्मल रिएक्शन आ जाएगा। सरफेस और नहीं जा ऐसे सकता। चार्ज सरफेस को छोड़ भी नहीं सकता, मतलब उड़ नहीं सकता एक तरह से वो अपने आप से। मतलब अगर स्टील बॉल ले लें तो अंदर को नहीं जा सकता चार्ज। ना। ओके सर। अच्छा, बच्चों मैंने कुछ आपको क्वेश्चंस दिए थे दो तीन लास्ट क्लास में। ये वाला, इसका क्या आंसर आता है? 2k लैम्डा साइन थीटा बाय आर।
सबका आ गया ये? ओके, तो बस फिर इसके आगे वाले पार्ट्स तो आसानी है। सेमी सर्कल में थीटा आपका 90 हो गया, और सर्कल में तो हम विदाउट सॉल्विंग सिमेट्री से ही कह सकते हैं कि 0 आएगा, है ना, क्योंकि हर तरफ से कैंसिल हो जाएगी। ओके, ओके, इसका क्या आंसर आता है बच्चों? अच्छा, इससे बच्चों एक बात आपने ये समझी, हाँ ये लिखो मत, मुश्किल है लिखना, चेक कर लो बस, कि जैसे मान लो मैं रिंग के सबसे ऊपर वाले पॉइंट के कारण लिखना चाहता हूँ, तो ये फील्ड ऐसे आएगी, है ना। ऐसे ही अगर मैं सबसे नीचे वाले के कारण लिखूंगा तो इधर को आएगी। तो अगर हम इन सब पॉइंट्स का रिजल्टेंट लेंगे तो फाइनली फील्ड इधर को आ जाएगी, इधर। करेक्ट। तो ये जो नेट आ जाती है, टू पाई के लैम्डा ए आर अपॉन ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर 3/2, राइट। बच्चों इसमें ऐसा लगता है कि एज इफ इंटीग्रेशन होएगी, बट जो इंटीग्रेशन है वो बहुत सिंपल है ना, मतलब उसमें कुछ करना नहीं पड़ता। मतलब अगर आप सिंपल डी क्यू लेके भी कर दोगे ना, तो वो डी क्यू ही है, और सारे तो टर्म सब कांस्टेंट है, क्योंकि आप देखो डिस्टेंस, एंगल, सब कुछ कांस्टेंट है। सबको आ गया है समझ? ठीक है। नहीं, वाई में कुछ नहीं आएगा, सिर्फ एक्स में ही आएगा। बच्चों 3A कर ली सबने? मैं कर लूं डिस्कस? ओके, आंसर्स नहीं थे क्या बच्चों आपके पास? सर वो जो अपलोड हुई है ना हाँ, पीडीएफ, उस पे आंसर नहीं थे, बस क्वेश्चन क्वेश्चन नहीं थे। अच्छा। मैंने भी फिर फिर मैं आंसर्स करा दूं अपलोड आज, तो उसके बाद ही सर फिर डिस्कस कर बिल्कुल। लेंगे, है ना। चलो उसके बाद ही करते हैं फिर बच्चों, है ना?
ओके। सर एक थ्योरी की पीडीएफ भी सर अपलोड करवा देना सर। डली नहीं हुई थ्योरी की पीडीएफ? सर थ्योरी की। अच्छा, सिर्फ एक्सरसाइजेस की है। मैं करवा दूंगा, बट बच्चों वैसे आप मटेरियल कलेक्ट कर सकते हो इंस्टीट्यूट से, है ना? मतलब वाई पुट एक्स्ट्रा स्ट्रेन। ओके, हाँ, एक्सरसाइज 01 में कोई डाउट है तो बताओ बच्चों। हाँ जी, एक्सरसाइज 0 में। क्लास में डिस्कस हो गई थी। यस। बस एक एक्सरसाइज का ही पार्ट रह गया। ई पार्ट है ना करने वाला? हाँ। एक्सरसाइज 1 पे ही पड़ा है, 0 का तो हो गया था। ओके बच्चों, एक डाउट है मेरे पास कि ये जो 6th क्वेश्चन है, इसमें फील्ड लाइंस कर्व्ड क्यों है? तो फील्ड लाइंस कर्व्ड हो सकती हैं, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। मतलब वो तो डिपेंड करता है चार्जेस की पोजीशन पे और सब कुछ। मतलब देयर इज नो सच रूल व्हिच सेज कि फील्ड लाइंस कर्व नहीं हो सकती। हम हाँ ऐसे डिफाइन नहीं कर सकते, मतलब कि कोई फिक्स रूल नहीं है कि कहाँ स्ट्रेट होंगी कहाँ कर्व्ड होंगी, वो तो सिस्टम कैसा है उस पर ही डिपेंड करेगा। नहीं, यहाँ एक्चुअली एक चार्ज नहीं है। यहाँ पे क्या होता है कि मेटल के कारण ना, मेटल के ऊपर चार्जेस इंड्यूस होते हैं, जैसे हमने पढ़ा था। तो मेटल की इनर सरफेस पे ऐसे चार्जेस आ जाते हैं। तो जो ऐसा दिख रहा है ना कि फील्ड लाइंस खत्म हो गई, तो सोचो फील्ड लाइंस खत्म कहाँ पे होती हैं? फील्ड लाइंस तो नेगेटिव चार्ज पे ही खत्म होती है ना। वो इसीलिए खत्म हो रही है क्योंकि ये इनर सरफेस पे नेगेटिव चार्ज आया हुआ है, और आउटर सरफेस पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, तो उससे फील्ड लाइंस निकल रही हैं। समझ गए? और ये जो अंदर वाली साइड, वैसे ये आगे आएगा, बट मैं आपको वैसे बता रहा हूँ कि जो अंदर वाली साइड चार्जेस इंड्यूस होंगे, ये यूनिफॉर्म नहीं होंगे, ये नॉन यूनिफॉर्म होंगे। ठीक है, ये आगे आएगा। बट मतलब मैं आपको सिर्फ ये समझाना चाह रहा हूँ कि ये फील्ड लाइंस क्यों खत्म हो गई और फिर क्यों स्टार्ट हो रही। ठीक है, तो खत्म इसलिए हो रही है क्योंकि अंदर नेगेटिव चार्ज आ गया, और स्टार्ट इसलिए हो रही है क्योंकि बाहर पॉजिटिव है, राइट? ओके, एक्सरसाइज 1 ई पार्ट। सर क्वेश्चन 10। क्वेश्चन 2 देखें पहले। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इनसाइड अ मेटालिक सरफेस इज 0। अच्छा, सी हमने अभी पढ़ा नहीं है ना, इक्विपोटेंशियल। इक्विपोटेंशियल इज मेटालिक सरफेस ओनली। तो अभी आगे आएगा ये, तो इसका बेसिकली बी और सी हो जाएगा। ठीक है,
एट्थ का क्या आंसर बन जाएगा? क्योंकि सरफेस के परपेंडिकुलर होना है तो इसलिए 4 बन जाएगा, है ना? डी। नहीं, ये फील्ड यूनिफॉर्म है, देखो। आ, आप देखो कि ये जो फील्ड लाइंस है 1 2 3 4, मतलब कंडक्टर के जस्ट पास जाके ऐसा हो गया कि वो बेंड हो गई। बट अगर आप थोड़ा सा दूर देखो, जैसे मान लो ये रीजन में देखो, ये सारी इक्वली स्पेस्ड है और यहाँ पे भी इक्वली स्पेस्ड है। तो इक्वली स्पेस्ड फील्ड लाइंस का क्या मतलब हो गया? कि वो यूनिफॉर्म है ना? मतलब ऑल्दो इस क्वेश्चन में उसका कोई काम नहीं है, वैसे बता रहा हूँ। आ, 10th क्वेश्चन बच्चों देखो, इसमें क्या है कि अभी जो आप आंसर कर सकते हो, जिसके बेस इसलिए डला हुआ है क्योंकि आपने इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड पढ़ा हुआ है, आपको पता है कि उसके कारण नहीं हो सकती ऐसी। और आपको ये बता दिया कि अब ये हमने बात करी ली कि ग्रेविटेशनल और इलेक्ट्रोस्टैटिक बिल्कुल एक जैसे ही होते हैं, है ना? तो वो भी नहीं हो सकती। तो इसका आंसर बी और डी आ जाएगा। ठीक है, ए और सी दोनों ही हम आगे पढ़ेंगे चैप्टर्स और देखेंगे कि दोनों पॉसिबल है। ठीक है। ओके, तो लास्ट टाइम बच्चों हमने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पढ़ा था और फिर हमने फ्लक्स स्टार्ट किया था। अच्छा, अगर आप लोगों ने थ्योरी पढ़ी है तो मुझे एक बात बताओ, ध्यान से सुनना। क्या इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एक चार्ज पार्टिकल का पाथ बताती हैं? मतलब जैसे अगर ये ऐसा कुछ है, अगर मैं इस जगह पे एक चार्ज पार्टिकल छोड़ दूं, तो क्या वो उस चार्ज पार्टिकल्स का पाथ भी होगा? मतलब मैं एक मान लो टेस्ट चार्ज लेके आऊं और उसको इस रीजन में छोड़ दूं, तो क्या वो टेस्ट चार्ज ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के अलोंग मूव करेगा? नहीं, है ना? क्यों? क्योंकि ये जो डायरेक्शन देंगी फील्ड लाइंस, वो तो फोर्स की डायरेक्शन है ना? और हमें पता है कि फोर्स की डायरेक्शन एंड वेलोसिटी की डायरेक्शन आर टू सेपरेट थिंग्स, इजंट इट? बताओ किस केस में हो सकता है? जब रेस्ट से छोड़ा जाए। किस केस में रेस्ट से छोड़ा है? अगर इस केस में रेस्ट से छोड़ेंगे तो होगा। अगर पॉजिटिव चार्ज छोड़ेंगे तो होगा। ऐसे सोचो ना आप, मान लो
आपने थोड़ी देर, लेट अस से फॉर अ मिनट, कि आपने ये इस पॉइंट पे रेस्ट पे छोड़ा है, तो उसको तो इस पॉइंट पे जो फोर्स लग रही है उसकी वेलोसिटी मिल गई, ठीक है। अब जब वो थोड़ा सा आगे जाएगा, तो थोड़ा सा आगे जाके तो ऐसा हो ही सकता है कि वेलोसिटी अलग डायरेक्शन में और फोर्स अलग डायरेक्शन में, नहीं क्या? तो फिर बताओ किस केस में पॉसिबल है? आप आपने जो फिगर्स ही बनाए हुए हैं उनमें ही देखो। यूनिफॉर्म फील्ड लाइंस मतलब जब स्ट्रेट लाइंस हो, है ना, जब ऐसा कुछ होगा, यहाँ पे अगर आप चार्ज पार्टिकल को इधर छोड़ दो तो वो राइट को ही जाता रहेगा, है ना, फील्ड लाइन के अलोंग। आया समझ बच्चों? तो हम एक पॉइंट ये लिख सकते हैं कि फील्ड लाइंस represent the path of charged particle only when is released from rest। अच्छा, आप में से किसी ने लिखा था चैट पे यूनिफॉर्म फील्ड, देखो यूनिफॉर्म फील्ड होना जरूरी नहीं है। क्या जरूरी है? स्ट्रेट फील्ड लाइंस। समझ गए बच्चों? यस सर। नहीं आशीष, कर्व्ड पाथ तो हो ही सकता है ना, मतलब अगर हम इस केस में छोड़ेंगे तो कुछ अजीब सा कर्व पाथ तो होगा ही। बस हम ये कह सकते हैं कि वो फील्ड लाइन के अलोंग नहीं होगा। ओके, तो बच्चों हमने फिर उसके बाद फ्लक्स पढ़ा था। फ्लक्स के लिए हमने एरिया वेक्टर डिफाइन किया एज परपेंडिकुलर टू द सरफेस। हाँ, उस केस में भी हो जाएगा ये समझ लो, मतलब रिलीज फ्रॉम रेस्ट भी हो सकता है बच्चों। और आप सोच सकते हो एक केस कि अगर हम वेलोसिटी को अलोंग द फील्ड लाइन ही दे दें तो भी हो जाएगा। यस सर बिल्कुल।
या ई के पैरेलल वी दे दो, है ना। ठीक है जी, तो ये वाला एग्जांपल सबको समझ आ गया था, लाइन चार्ट्स वाला। ओके। अच्छा बच्चों, अब अगर ऐसा है कि जो फील्ड चेंजिंग है, मतलब कुछ भी ऐसा रीजन है जहां पे चेंजिंग फील्ड है, जैसे ऊपर वाले में भी थी वैसे तो, बट वहां तो चलो जीरो ही बन गया था। तो वहां बेसिकली फ्लक्स निकालने का आइडियल तरीका क्या होगा? इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन करनी पड़ेगी, राइट। तो बेसिकली वो फ्लक्स क्या बन जाएगी? इंटीग्रल ई डॉट डी ए। इसका मीनिंग क्या हुआ कि आप भाई जो एरिया है ना, उसको छोटे छोटे पार्ट्स में ब्रेक कर लोगे, हर पार्ट के लिए जो ई डॉट ए है उसको कैलकुलेट करके सबके लिए उसको ऐड कर दोगे, राइट। तो जैसे बच्चों के एग्जांपल लेते हैं। ये बच्चों एक डिस्क है, और ये एक चार्ज क्यू पड़ा है, हाइट एच पे डिस्क का रेडियस आर है। तो फाइंड द फ्लक्स थ्रू द डिस्क। अच्छा बच्चों, जैसे ये क्वेश्चन है तो इसमें ये कंफ्यूजन हो सकती है ना कि आप कहोगे कि ऑब्जर्वर कहाँ है, तो एरिया वेक्टर पता नहीं चल रहा कि प्लस लेना है या माइनस लेना है। तो अगर कुछ मेंशन्ड नहीं होता तो फिर हम पॉजिटिव वाला आंसर निकाल देते हैं, मतलब बस मैग्नीट्यूड निकाल देते हैं, ठीक है। अच्छा, मुझे आंसर नहीं चाहिए बच्चों, बस इंटीग्रल बना के दिखा दो।
ओके, तो बच्चों क्या होगा, अगर मैं ऐसे एक पतली सी रिंग लूं, ये फिगर समझ आ रहा है सबको? दिस इज अ रिंग ऑफ रेडियस आर एंड थिकनेस डी आर। तो ये सिचुएशन बेसिकली बिल्कुल वही हो गई। ये ऐसा करते हैं, इसको अलग ही दिखा देते हैं। इसके ऊपर चार्ज दिखा देते हैं। तो अगर हम सोचें, इस चार्ज के कारण इस रिंग के हर पॉइंट पे जो फील्ड होगी वो इस तरह से होगी। और ये कितनी हो गई, के क्यू बाय, इसका डिस्टेंस कितना हो गया डायगोनल, आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। ठीक है जी। तो इस रिंग का जो एरिया वेक्टर है वो हो गया ऐसे नीचे को, तो ये एंगल भी थीटा ही हो गया। ये एरिया कितना हुआ बच्चों, छोटी सी रिंग का एरिया 2 पाई r dr। करेक्ट। तो फ्लक्स क्या हो गई, ई डॉट डी ए, तो के क्यू ओवर आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर इंटू 2 पाई r dr इंटू कॉस थीटा। ठीक है, इस पूरे का इंटीग्रल। तो बच्चों अगर आप ध्यान से देखो, ये सिचुएशन भी ना वैसी ही है जैसे हमने वो लाइन चार्ज वाला किया था, कि यहाँ पे भी दो वेरिएबल्स फंस रहे हैं, एक थीटा और एक स्मॉल आर, है ना? तो वही सेम टेक्निक हम फॉलो कर सकते हैं। क्या टेक्निक थी, अगर आप देखो, आर इज इक्वल टू एच टैन थीटा, तो डी आर बन गया, एच तो कांस्टेंट ही है, एच सीकेंट स्क्वायर थीटा डी थीटा। तो इसकी फॉर्म में अगर सब्स्टिट्यूट करें हम, तो क्या बन जाएगा, के क्यू अगर मैं आर को एच टैन थीटा पुट करूंगा बच्चों, तो ये नीचे बन गया एच स्क्वायर सीकेंट स्क्वायर थीटा 2 पाई r डल गया एच टैन थीटा, फिर डी आर डल गया एच सीकेंट स्क्वायर थीटा डी थीटा इंटू कॉस थीटा। करेक्ट। तो
ये देखो बच्चों काफी कुछ कट जाएगा। एच स्क्वायर कट गया, सीकेंट स्क्वायर थीटा कट गया, तो ये बच गया के क्यू 2 पाई इंटीग्रल साइन थीटा डी थीटा। आया समझ सबको बच्चों? अब थीटा कहाँ से कहाँ वेरी करेगा, मतलब थीटा की जो मैक्सिमम लिमिट हो गई बच्चों, लेट्स से वो अल्फा हो गई, है ना। तो ये बन गया 2 पाई के क्यू एक माइनस आएगा माइनस कॉस थीटा, लिमिट्स 0 से अल्फा, तो 2 पाई के क्यू 1 माइनस कॉस अल्फा। जिसको ऑफ कोर्स आई कैन राइट इट एज क्यू बाय 2 एप्सिलॉन नॉट इंटू 1 माइनस कॉस अल्फा। वो तो समझ आ गया। तो बच्चों मैंने आपको डेरिवेशन करके दिखा दी पूरी, बट प्लीज रिमेंबर दिस रिजल्ट, ये रिजल्ट केवीपीवाई ओलंपियाड्स के लिए बड़ा यूजफुल है। ठीक है जी। मैं एरिया वेक्टर नीचे ऊपर कहीं भी ले सकता था, उससे फर्क ना पड़ता। जैसे मैंने कहा कि हमने फाइनली तो मैग्नीट्यूड ही बताना था। तो बच्चों बच्चों देखो, दो बातें यहाँ पे याद रखने वाली हैं। एक तो ये कि टेक्निक है ना, कैसे हमने एक एरिया को छोटे एरियाज में ब्रेक करके ये फॉर्म बनाई, और दूसरा है जो इस केस में डायरेक्ट रिजल्ट आ गया। हाँ बच्चों, आ गया समझिए। साक्षी, आस्था, जसगीत, नवदा, वो साक्षी नहीं, सृष्टि। ओके, चलो बच्चों एक अगला आसान क्वेश्चन।
ये बच्चों एक स्फेरिकल सरफेस है। ऑफ रेडियस आर, उसके सेंटर पे चार्ज क्यू रखा है। फाइंड फ्लक्स थ्रू द सरफेस। मैं बच्चों आपको एक हिंट दे रहा हूं बस, एरिया को ना बस डीए लिख लेना, और कुछ नहीं करना। मतलब ये पिछले क्वेश्चन जैसा नहीं है, एरिया को बस डीए लिख लो, तो इंटीग्रेशन बहुत सिंपल बन जाएगी। हाँ ठीक है, हर्ष, आशीष। गुड साहिल, ठीक है, गुड। गुड आस्था।
अमितोज ठीक है। अंशुमन ठीक है। मैं बच्चों फिर से हिंट दे रहा हूँ। स्फेरिकल सरफेस के ऊपर कोई भी छोटा सा एरिया ले लो, उसको डीए लिख दो बस। फिर तो बस आपने डायरेक्शंस का ही ध्यान रखना है, वो 2 मिनट में हो जाएगा। हाँ, ये तो पॉइंट चार्ज है, तो फील्ड लाइन स्ट्रेट लाइन ही होंगी। यस। बच्चों ये जो हम सरफेस बनाते हैं ना, ये सरफेस कोई मतलब ये तो इमेजिनरी सरफेस ही होती है, मतलब ये फील्ड लाइंस को किसी तरीके से चेंज नहीं करती। हाँ कुणाल गुड। होना चाहिए भाई सबका, कोई मुश्किल नहीं है। विदुषी गुड। बच्चों जस्ट इन केस कोई ऑब्जर्वर की कंफ्यूजन है तो ऑब्जर्वर को बाहर मान लो। मतलब एरिया वेक्टर बाहर को हो गया ना, रेडियली आउटवर्ड। चलो लास्ट 2 मिनट्स।
हाँ निष्ठा, गुड। मनकीरत, गुड। ओके, देखो बच्चों, अगर मैं इस स्फेरिकल सरफेस के ऊपर कोई एक छोटा सा एरिया लूं, ये देखो जो मैंने बिल्कुल नीचे लिया ब्लू कलर का, लेट्स कॉल इट डीए। इसका एरिया वेक्टर ऐसे बाहर को हो गया, राइट। अब यहां पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो किधर को है? वो भी ऐसे बाहर को है। बच्चों इसमें कोई डाउट? तो अब जब हम फ्लक्स लिखेंगे एज इंटीग्रल ई डॉट डी ए, एक सेकंड।
हाँ बच्चों, तो अब हमें ये दिख रहा है सबसे पहले तो कि अगर मैं डॉट प्रोडक्ट हटाऊंगा तो ये बन गया ई डी ए कॉस जीरो। ये बात हर कोई समझ पा रहा है कि हर जगह एंगल जीरो ही बनेगा, है ना? अब यहाँ पे अगर मैं वैल्यू डाल दूं ई के मैग्नीट्यूड की, अब ये अच्छी बात है कि ई का मैग्नीट्यूड तो इस पूरे स्फीयर पे हर जगह कांस्टेंट ही है, के क्यू बाय आर स्क्वायर। तो ये इंटीग्रल के बाहर आ गया। व्हाट विल बी इंटीग्रल डी ए नाउ? A और वो ए क्या हो गया? 4 पाई आर स्क्वायर। पूरे स्फीयर का एरिया 4 पाई आर स्क्वायर। तो इंटरेस्टिंगली दिस आर स्क्वायर गेट्स कैंसल्ड, ये बन गया 4 पाई के क्यू या फिर क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट। सबको ये समझ आया बच्चों? अब बच्चों यहाँ पे कुछ बातें सोचने वाली हैं। हाँ बच्चों, तो मैं कह रहा था कि आंसर आर पे क्यों नहीं डिपेंड कर रहा, ये तो एक कांस्टेंट आंसर ही आ गया। नहीं, मैथमेटिकली नहीं, फिजिकली सोचो। यस, देखो बच्चों, गुड करण, एक बात समझो आप, भाई ये फील्ड लाइंस निकल किससे रही हैं? चार्ज क्यू से निकल रही है ना। अब आप सोचो, रेडियस जो मर्जी लो, हर स्फीयर से वही वाली फील्ड लाइंस ही निकलेंगी ना। इजंट इट बच्चों? भाई फ्लक्स की डेफिनेशन क्या थी? नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू एनी सरफेस, राइट? और इस केस में वो नंबर ऑफ फील्ड लाइंस हुई क्या? दीज आर नथिंग बट द फील्ड लाइंस which are coming out of the point charge, isn't it?
तो आप जिस मर्जी रेडियस का स्फीयर लो, आपका आंसर जो है वो हमेशा यही आएगा, वो रेडियस के इंडिपेंडेंट आएगा। क्या ये बात समझ आ रही है बच्चों? बच्चों दूसरी बात, आपको याद है हमने फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टीज में लिखा था कि नंबर ऑफ फील्ड लाइंस कमिंग आउट ऑफ एनी चार्ज इज प्रोपोर्शनल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज, है ना? ये प्रूव हो गया, देखो यहां से। है ना? अगली चीज, मतलब ये उसी की ही एक्सटेंशन है जो हमने अभी बात की। आ, तो चाहे फर्स्ट केस में स्फेरिकल सरफेस है, सेकंड केस में क्यूबॉइड है, थर्ड केस में एक कोन है। आप देख रहे हो कि मैंने जो चार्ज है वो मतलब अनसिमेट्रिकली रखा है। बताओ बच्चों, फर्स्ट केस में स्फीयर के थ्रू क्या फ्लक्स होएगी? ये सोच पा रहे हो कि वो तो क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट ही होएगी ना, बिल्कुल सर, अभी भी उतनी होंगी। क्योंकि भाई स्फीयर जहां मर्जी हो, इस स्फीयर से वो सारी फील्ड लाइंस निकलेंगी जो चार्ज क्यू से निकल रही हैं। वही बात बाकी भी हर फिगर में होगी। है ना बच्चों? तो क्या मतलब हुआ इसका बच्चों? कि अगर हम एक चार्ज के अराउंड किसी भी तरीके की क्लोज सरफेस बना दें और हम कहते हैं कि हम क्लोज सरफेस के लिए फ्लक्स निकाल रहे हैं, तो उसका इनडायरेक्ट मीनिंग तो यही है कि हम ये बता रहे हैं कि चार्ज से कितनी फील्ड लाइंस निकल रही हैं, इजंट इट? और वो हमेशा क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट ही होंगी।
आ गया ना समझ सबको? तो शेप का तो फर्क ही नहीं पड़ रहा। हाँ, मैंने यहाँ पे ऐसी सिचुएशन क्यों ली, क्योंकि इसमें कैलकुलेट करना सबसे ज्यादा मैथमेटिकली कन्वीनियंट था, राइट? बट हमें ये समझ आता है कि ये अब वैलिड हर जगह हो गया। ये बात समझ आ गई बच्चों सबको? ओके, मैं अभी ये लिखवाऊंगा आपको। एक पॉइंट हम और लिख लें, वो भी ऐसे एग्जाम्पल की तरह ही करेंगे हम। अ, उससे पहले बच्चों एक चीज हम ये लिख लें, बच्चों अगर कोई क्लोज्ड सरफेस है, ठीक है, ऐसे कोई भी आर्बिट्ररी क्लोज सरफेस है, तो जो फील्ड लाइंस उसमें एंटर कर रही हैं, ठीक है, या जो फ्लक्स उसमें एंटर कर रही है, उसको हम नेगेटिव मानते हैं। ठीक है, और जो उससे बाहर निकल रही हैं फील्ड लाइंस, उसको हम पॉजिटिव फ्लक्स मानते हैं। ये इनफैक्ट हम मानते भी नहीं है, ये आ ही रहा है। मतलब अगर आप सोचो, मतलब ये तो अपने डेफिनेशन से ही आ गया ना। अगर हम जो एंटरिंग फील्ड लाइंस हैं, अगर मैं यहाँ पे एरिया वेक्टर बनाऊंगा, मतलब यार अज्यूमिंग कि ऑब्जर्वर बाहर है, तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे हर जगह ऑब्ट्यूस एंगल बनेगा बिटवीन ई एंड ए, इजंट इट? यस सर। और जो फील्ड लाइंस एग्जिट कर रही हैं, उनका अक्यूट एंगल बनेगा। ये बात समझ आ रही है बच्चों? तो मैथमेटिकली आ गया, बट इसको हम मतलब फिर भी लिख लेते हैं ताकि सीधा सीधा याद रहे कि फ्लक्स entering a closed surface is negative and flux exiting a closed surface is positive. आ गया समझ बच्चों? बच्चों अभी भी आपके माइंड में एक डाउट ये जरूर हो सकता है कि भैया फ्लक्स का फायदा क्या हो रहा है, ठीक है, उस पे आएंगे हम अभी। अभी बस देखते जाओ तमाशा, ठीक है। ओके, अब अगर हमने इसको बच्चों एक्सप्लिसिटली लिख लिया, अब मान लो ये सिचुएशन है, एक चार्ज क्यू है और ये एक ऐसे क्लोज सरफेस है।
तो आप क्या करो बच्चों, ऑब्वियसली यहाँ पे आप कोई मैथ्स तो अप्लाई कर नहीं सकते क्योंकि कोई यूनिफॉर्म शेप तो है नहीं, तो हम फ्लक्स की बेसिक डेफिनेशन यूज करते हैं। ठीक है, आप बच्चों इस चार्ज क्यू की फील्ड लाइंस बनाओ और फिर इसका आंसर करो। बच्चों यूज द बेसिक डेफिनेशन। मैथ्स तो यहाँ पे कोई लगा ही नहीं सकते आप ना, कौन सा कोई डिस्टेंसेस वगैरह गिवन है। इस चार्ज क्यू की फील्ड लाइंस ड्रॉ करो और बेसिक डेफिनेशन को यूज करो, फट से आंसर आ जाएगा। क्लोज्ड सरफेस का क्या मतलब है बच्चों? बंद, मतलब ये मतलब अगर इसके अंदर जो हवा है वो बाहर नहीं निकल सकती। दिस इज क्लोज्ड फ्रॉम ऑल साइड्स, राइट, लाइक अ बलून। हाँ अमितोष, वेरी गुड। बहुत आसान है बच्चों। गुड हर्ष, आस्था। बच्चों तुम्हारे सामने तो है आंसर, क्या मुश्किल है?
Kita sudah masih इसकी बात में मान जब किसने किया नहीं बच्चों ये जो सरफेस है इसमें कितनी फीड लाइंस एंटर कर रही हैं सर 5 सर 3 कितनी फीड लाइंस एग्जिट कर रही हैं 3 नेट क्या हुआ 0 तो भाई समझ आया सबको कि इस केस में हमेशा आंसर 0 आएगा है ना नॉट फ्रॉम मैथ्स but from physics using the definition of field lines and knowing the fact कि वो कब नेगेटिव हैं कब पॉजिटिव हैं ये तो पक्का है कि चार्ज से जितनी फील्ड लाइंस निकलेंगी जितनी उस सरफेस के थ्रू एंटर करेंगी उतनी उसको एग्जिट भी करेंगी है ना तो आंसर हमेशा 0 आएगा ना समझ आया बच्चों सबको तो बच्चों विद दीज एग्जांपल्स अब हम एक बहुत इंपॉर्टेंट बात समराइज कर सकते हैं फ्लक्स के लिए फॉर अ क्लोज सरफेस मतलब एक क्लोज सरफेस के लिए तो फ्लक्स निकालना बहुत ही आसान हो गया सबसे पहले तो बच्चों क्लोज सरफेस का मतलब समझ रहे हो कोई भी ऐसी सरफेस जो चारों तरफ से बंद है ना जो इसके अंदर हवा है वो बाहर नहीं निकल सकती क्या एक रिंग एक क्लोज सरफेस है नहीं क्लोज सरफेस हमेशा कुछ 3D में होगा राइट तो a sphere can be a 3D closed surface right तो एक क्लोज सरफेस के लिए बच्चों फ्लक्स का बहुत ही इंटरेस्टिंग रिजल्ट आ गया और इनफैक्ट उसी के लिए ही हम पढ़ रहे थे अभी तक सारा भाई दो ही केस हो सकते हैं या चार्ज उस सरफेस के बाहर है या चार्ज उस सरफेस के अंदर है अगर चार्ज सरफेस के बाहर है तो फ्लक्स क्या हुई 0 और अगर चार्ज उस सरफेस के अंदर है तो फ्लक्स क्या हो गई Q by epsilon naught. क्यू बाय एप्सिलॉन राइट तो मतलब एक क्लोज सरफेस के लिए तो हमें इंटीग्रेशन करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी
Isn't it बच्चों? ये क्लियर हो गया सबको? तो आशीष, हम बेसिकली ऑब्जर्वर बाहर मान रहे हैं अपना, है ना? जैसे ये वाला भी केस है, हम ये ऑब्जर्वर बाहर मान रहे हैं। तो उसमें उस कारण से ऐसा हो रहा है ना कि कुछ जगह जब ई डॉट डी ए करेंगे तो नेगेटिव आएगा, और कुछ जगह ई डॉट डी ए करेंगे तो वो पॉजिटिव आएगा पूरी सरफेस के लिए। तो इसलिए उसका सम 0 बन गया। क्योंकि फ्लक्स की डेफिनेशन ही है इंटीग्रल ई डॉट डी ए, है ना? तो अगर वो डॉट प्रोडक्ट है तो उसमें कुछ जगह नेगेटिव भी आएगा, कुछ जगह पॉजिटिव भी आएगा। हाँ, तो हम पूरी सरफेस लेते हैं, पूरी सरफेस के लिए ई डॉट ए का ऐड करते जाते हैं हम। मतलब ऐसे भी समझ सकते हो इसको फिजिकली, कि हम ये कहना चाह रहे हैं कि इस पूरी बॉडी में से नेट कितनी फील्ड लाइंस निकल रही हैं। तो नेट तो 0 है ना, क्योंकि 3 एंटर कर रही हैं और 3 एग्जिट कर रही हैं। हाँ बच्चों, ये आ गया समझ सबको? ओके, तो बच्चों मैं ना अभी आपको मैसेज करूंगा। कुछ मतलब कुछ 2-3 क्वेश्चन है जो अभी आप नहीं कर सकते, उसके अलावा आप कर सकते हो। मैं आपको अभी मैसेज करूंगा, वो आपने करने हैं 0-1 के। 3A की आंसर की अभी अपलोड हो जाएगी आधे घंटे में, तो वो भी आप चेक कर सकते हो, ठीक है? चलो, बाकी रिकॉर्डिंग तो है ही, यूट्यूब पे आप देख सकते हो। चलो थैंक यू ठीक सर, है, हैव अ नाइस डे। ओके बच्चों, बाय। कल सब नहा लेना, ठीक है? क्लास से पहले कल कंपलसरी है, कल से कैमरा ऑन। मतलब नहाओ ना नहाओ तुम्हारी मर्जी है, बट कैमरा ऑन करना कंपलसरी है। हाँ, पिछली की नहीं हुई थी हर्षित, अब से है, मैंने वो कर दिया। हाँ, हम ट्रायल करते हैं एक बार फिजिक्स से, फिर अगर ट्रायल सक्सेसफुल रहा फिर बाकी सब्जेक्ट्स पे एक्सटेंड कर देंगे, ठीक है? चलो, ओके बच्चों, बाय।